हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम अपना रिएक्ट में कुछ नई चीज़ सीखेंगे, जैसे यूज स्टेट या अदर हुक्स। तो सबसे पहले हम इसको रन कर लेते हैं। उसके लिए मैं फोल्डर में जाके सेम रिएक्ट कोड npm run dev ये प्रेस करूँगा। यहाँ पे हमारा यूआरएल आ जाएगा और इसको हम कॉपी करके यहाँ पे ओपन करके देख लेंगे। तो अभी तक हमारे पास बॉक्स वन इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने ये कंपोनेंट बनाया बॉक्स और उसको ऐप में यूज़ किया। अब सबसे पहली बात, हमें ये कैसे पता लगा कि हमें npm run dev करना है। तो उसके लिए अब मैं एक फ़ाइल एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि है packet.jsn, जो कि प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रखती है। हमें इसमें ऐसे कुछ चेंज नहीं करना होता, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें फ्यूचर में भी काम आएंगी, जैसे कि स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट बेसिकली जो हम npm रन के साथ चलाते हैं वो चीज़ें हैं। जैसे npm रन dev चलाएंगे तो वाइट स्क्रिप्ट चलेगी। वाइट ये एप्लीकेशन है जो वाइट में बनी हुई है बंडलर के थ्रू। तो ये बेसिकली रन हो जाएगी। बिल्ड, जब हम इसको होस्ट करते हैं तो हमें npm रन बिल्ड चलाना होता है, ताकि एक पैकेज बन के आ जाए जो हम एज अ HTML कहीं भी यूज़ कर सकें किसी भी लैंग्वेज के साथ। लिंट बेसिकली लिंट चेकर होता है, जो कि कोड को चेक करता है कि कितना कुछ गलत तो नहीं हुआ हुआ या फिर कुछ एक्स्ट्रा तो हमने नहीं लिख दिया। और प्रीव्यू अगेन, जो बिल्ड है उसको प्रीव्यू करने के लिए। तो अभी हमें पता कैसे चला कि npm run dev चलाना है। यहाँ पे हमें पता लगा कि स्क्रिप्ट के अंदर dev लिखा हुआ है। तो जब भी मैं npm run dev चलाऊंगा तो ये स्क्रिप्ट रन हो जाएगी। अब अगर मैं इसको स्टार्ट कर दूं, start स्टार्ट, तो अब मुझे npm run start चलाना होगा। npm run start, तो भी ये चल जाएगा। अगेन ये वापस से चल गया, क्योंकि हमने खुद ही चेंज कर दी थी, उस स्क्रिप्ट का नाम हटा के स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो मैं वापस से डेव कर देता हूँ ताकि तुम कभी रन करो तो कन्फ्यूजन ना हो। और मैं इसको कैंसिल करके वापस से npm run dev चला देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने packet.json वाली फाइल के बारे में पढ़ा। अब हम वापस से अपने कोड पर आते हैं app.tsx के अंदर। तो सबसे पहले हमें देखना है कि रिएक्ट में और क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो हमने एक तो ये देख लिया कि बॉक्स लिखा हुआ है और हमने सिंगल फंक्शन बनाया है ऐसे ही। अब एक हम फंक्शन बनाते हैं। कोई कंपोनेंट बनाने के लिए बेसिकली कंपोनेंट एक फंक्शन ही होता है इसमें। तो फंक्शन बनाने के कई तरीके हैं। एक इस तरीके से कि फंक्शन बॉक्स एंड देन कर्ली ब्रैकेट के साथ उसके अंदर रिटर्न करके लिख देंगे कि ये रिटर्न करेगा। तो बेसिकली जो भी रिटर्न करेगा वो रेंडर हो जाएगा वहाँ पे। एक दूसरा तरीका है कॉन्स्ट के थ्रू। कॉन्स्ट जैसे मैंने लिखा बटन इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमने इस तरीके से ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किए एंड देन रिटर्न, और फिर जो भी हम रिटर्न करना चाहते हैं, या तो हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में दे सकते हैं कि हम बटन बना रहे हैं। टाइप इक्वल्स टू बटन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया बटन ऐसे। ठीक है, अब इसको हम कहीं भी इसी में फाइल में यूज़ कर लेंगे एज अ एलिमेंट, जो भी हम एलिमेंट जैसे उसमें लिखते हैं HTML में। ठीक है, तो एक तो फंक्शन ऐसे हो गया। एक हो गया कॉन्स्ट फंक्शन, कॉन्स्ट बटन इक्वल्स टू ये ES6 में नया तरीका है, ये पुराना तरीका है। तो हम कोई से भी तरीके से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे मैंने बटन यहाँ पे यूज़ कर लिया तो बॉक्स के बाद बटन आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो अब तो ये हो गए ऐसे कंपोनेंट जो बिना किसी मॉडिफिकेशंस के हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस बटन कंपोनेंट में भी हम अपना बेसिकली क्या करें कि इस बटन कंपोनेंट में कोई प्रॉप पास करें, उसी के हिसाब से ये रन हो, यानी वो मॉडिफिकेशन हो। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दे देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा टाइटल। ठीक है, अब ये टाइटल दे दिया। अब इसमें कॉलन लगा के सेम टाइटल का टाइप क्या होगा हम ऐसे दे देंगे, TIT, सॉरी, बटन TITLE, और ये स्ट्रिंग। ठीक है, तो बेसिकली टाइटल, पहले हम उस ऑब्जेक्ट को लिखते हैं और फिर उसका टाइप लिखते हैं। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम अलग से इंटरफेस बना सकते हैं। जैसे कि जनरली हम बनाते हैं, हम लिखते हैं इंटरफेस आई, आई फॉर इंटरफेस बटन, और इसमें लिख देते हैं हम टाइटल लेने वाले हैं। और वो टाइटल किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग। ठीक है, ये बटन बना लिया हमने, इंटरफेस बना लिया, और इस इंटरफेस को हम यूज़ कर लेंगे। अब इसकी जगह सिंपल हम ऐसे लिख देंगे। तो ये ज़्यादा क्लीन वे है इसको लिखने का।
तो हमें पता है कि हमें टाइटल यहाँ पे बटन रिक्वायर्ड है, तो तभी एकदम से एरर आ गई कि ये रिक्वायर्ड है, हम इसको बिना इसके हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अब मैं यहाँ पे इस टाइटल को यूज़ कर लेता हूँ अंदर बटन के अंदर, कि जो भी वो टाइटल लिखे यहाँ पे आ जाए। ठीक है। तो अब अगर मैं बटन लिखने चाहता हूँ तो यहाँ पे पहले रन टाइम पे एरर आ गई। तो यही टाइप स्क्रिप्ट का फ़ायदा होता है कि हमें रन टाइम पे भी, मतलब सॉरी, कंपाइल टाइम पे भी, यानी जब हम कोड लिख रहे हैं तभी एरर शो हो जाती है कि यहाँ पे एरर आने वाली है। अगर ये जावा स्क्रिप्ट होता तो ये शो नहीं होती, ये जब हम इसको रन करते कोड को जब देखते तो ब्राउज़र पे शो होती। तो अभी मैंने बटन अगेन टाइटल इक्वल्स टू कुछ ले लिया कि बटन वन, बटन वन। ठीक है। तो ये बटन आ गया, क्या टेक्स्ट है, बटन वन। अब ऐसे ही मैं दूसरा बटन बनाऊंगा, बटन टू, एक और बटन थ्री, एक और बटन फोर। तो मैंने चार बटन बना लिए। सेम कंपोनेंट यूज़ हो रहा है, बट हम क्या कर रहे हैं, इसमें अलग अलग टाइटल दे रहे हैं, मतलब अलग अलग तरीके से इसको यूज़ कर पाना है। तो रीयूजेबिलिटी जो होती है रिएक्ट की, यहाँ पे इस तरीके से काम करती है। तो एक कंपोनेंट था खाली ऐसे ही कंपोनेंट जो सिर्फ एक एचटीएमएल रिटर्न करेगा, तो ये जनरली हम बनाते हैं कि कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाने हो इस तरीके से। एक आ गया टाइटल, कि हमने कोई प्रॉप्स पास किए हैं और उसका प्रॉप्स का इंटरफेस भी बनाया है हमने। ठीक है। इंटरफेस मान लो कि एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हम पहले से बना के रखते हैं कि इस तरीके की प्रॉपर्टी आने वाली हैं, मतलब इसमें यूज़ करने वाले हैं, तो वो इंटरफेस बना देते हैं। इनका ऐसा कुछ काम नहीं होता, बस हमें डिफाइन करने के लिए कि टाइप क्या होगा इस बटन की, जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उसके लिए हम इंटरफेस बनाते हैं। दूसरी चीज़ होगी जो बटन बिना, सॉरी, जो कंपोनेंट बिना किसी प्रॉप्स के हैं वो हम ज़्यादातर डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें एक चीज़ और आती है कि सपोज़ करो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, अब मैं कॉन्स्ट करके बनाया करूँगा, कॉन्स्ट, मैंने लिखा कार्ड इक्वल्स टू, और इस तरीके से यहाँ एरो फंक्शन, और ये, और मैंने यहाँ पर लिखा रिटर्न, और इसके साथ डिव, ये मैंने लिख दिया। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रैपर कंपोनेंट होते हैं बेसिकली। रैपर कंपोनेंट यानी कि वो एज अ डिज़ाइन हम कुछ काम कर रहे हैं और वो रैप करते हैं किसी दूसरे कंपोनेंट्स को या दूसरे कंटेंट को। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे अगेन हम इंटरफेस बनाएंगे, इंटरफेस, और मैं लिखा आई कार्ड। ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन जो होता है बेसिकली जे एस एक्स, तो रिएक्ट डॉट जे एस एक्स, इस तरीके से इस टाइप का होता है, डॉट एलिमेंट। ठीक है। तो हमने लिखा कि रिएक्ट डॉट जे एस एक्स डॉट एलिमेंट, यानी जे एस एक्स टाइप का एलिमेंट होगा इसके अंदर, आई कार्ड। ठीक है। अब इसमें अगेन हम यहाँ पर चिल्ड्रन लिखेंगे, और इसको, सॉरी, चिल्ड्रन, और इसको टाइप बना देंगे आई कार्ड। तो अब ये चिल्ड्रन क्या होता है, बेसिकली ये प्रॉप होता है, यानी जो रैपर के अंदर लिखते हैं। जैसे मैंने एक लिखा डिव और उसके अंदर लिखा हेलो, तो ये हेलो जो है बेसिकली इसका चिल्ड्रन है। तो अगर हम कोई कार्ड बनाना चाहते हैं या ऐसा कुछ डिज़ाइनिंग के लिए और कंपोनेंट बनाना चाहते हैं जिसके अंदर भी कंपोनेंट या फिर कुछ चीज़ आएगी, तो उसको डिनोट करने के लिए हम चिल्ड्रन प्रॉप का यूज़ करते हैं। अब चिल्ड्रन प्रॉप बेसिकली किस टाइप की होती है, जे एस एक्स डॉट एलिमेंट टाइप की। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सिंपल डिव के अंदर जो भी चीज़ वो लिखेंगे चिल्ड्रन आ जाएगा, यानी कि चिल्ड्रन। तो अब इस कार्ड को हम, जो कार्ड कंपोनेंट है उसको यूज़ करेंगे तो वो डिव के अंदर रैप हो जाएगा, और जिसमें मैं पैडिंग देता हूँ P3, पैडिंग के साथ आएगा। तो अब मैं इसको अगर कार्ड को यूज़ करूँ, ठीक है, ये हो गया कार्ड, उसको ऐसे इसके अंदर लिखेंगे हम। देखो ये कार्ड है, ओपन किया, क्लोज किया, और उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं हम। मैं कह रहा हूँ उसके अंदर लिख रहा हूँ हेलो। ठीक है। तो अब ये डायरेक्ट स्ट्रिंग हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने कहा है कि इसके अंदर JSX टाइप के एलिमेंट आएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिव, या फिर मैं लिख रहा हूँ P, और यहाँ पे हेलो ऐसे करके। तो ये JSX टाइप का भी आ गया। और क्योंकि JSX मीन्स यानी HTML वाइज होगा, डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं आएगी इसके अंदर। तो ये चिल्ड्रन सेटिफाई हो गया, मैंने कार्ड लिख दिया। अब मैं अगर इसको रन, मतलब वहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे हेलो तो लिखा हुआ है, इसके साथ पैडिंग भी आ रही होगी। देखो हेलो के ऊपर पैडिंग, ये देख रहे हो, हेलो। ये जो डिव है हमारा, इसमें बेसिकली P3, ओ, अभी तो हमने P3 कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, अभी नहीं लिख सकता। अभी मैं स्टाइल करके लिख सकता हूँ, स्टाइल,
पैडिंग 3 पिक्सल। ठीक है, तो मैंने ये स्टाइल भी दे दिया। अब यहाँ पे 3 पिक्सल की हमेशा यहाँ पे देखो आएगा पैडिंग। मैं डिव पे जा रहा हूँ, ये पैडिंग आ रही है ऊपर। अगर मैं इसको 13 पिक्सल कर दूंगा तो ज़्यादा सही से दिखेगी हमें। ठीक है, अब मैंने डिव पे 13 पिक्सल कर दिया। ग्रीन कलर का जो इस पे राउंड आ रहा है वो 13 पिक्सल, ये पैडिंग है। क्योंकि अब जब जब हम कार्ड यूज़ करेंगे, अब इसमें कुछ और भी देता हूँ, जैसे मैं बॉक्स शेडो दे देता हूँ। कितनी, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल। और यहाँ पे हैशटैग 000 और 90, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो वल्कम वाइट कर देता हूँ उसको, तो एफ 90। तो ये हल्का सा वाइट का शेडो आएगा, देखो नीचे बॉक्स शेडो आ रहा है। इसको थोड़ा सा और स्प्रेड कर देते हैं यहाँ पे। ये स्प्रेड हो गया, और इसको कर दिया 0, और इसको भी कर दिया हमने 0। तो ये स्प्रेड हो गया, आ गया। और इसको कर दिया 4 पिक्सल। ठीक है, तो हल्का सा यहाँ पे शेडो आ गई हमारे पास। ठीक है, अब ये हमने कार्ड कंपोनेंट बना के रख लिया। अब हम इसको कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिखा कार्ड, एक और कार्ड बनाया, उसमें 3 हेलो लिए। ठीक है, ओके, ये ऐसे करके इसको उसमें हमने लिया। डेव डिव के अंदर बहुत सारे ये बटन सारे वहीं कॉपी मार देते हैं। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे देखो, एक कार्ड, दो कार्ड, अब दोनों कार्ड में स्टाइल सेम है। अगर मैं इसका यहाँ पे एक में चेंज करता हूँ, मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर। ठीक है, कलर मैंने लिख दिया वाइट। ठीक है, अब मैंने बैकग्राउंड कलर वाइट लिख दिया, तो ये दोनों में बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाएगा। अब मैं लिखता हूँ ग्रे, तो दोनों में ग्रे हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ सपोज करो ग्रीन, तो ग्रीन येलो, ग्रीन येलो हो जाएगा, इस तरीके से दोनों में हो गया। और मैं कह रहा हूँ कि इनमें मार्जिन भी हो, मार्जिन, मार्जिन मैं लिख रहा हूँ 10 पिक्सल की मार्जिन हो सब में। तो अब दोनों कार्ड में 10 10 पिक्सल की मार्जिन हो जाएगी, देखो। तो इस कार्ड में भी और इस कार्ड में भी दोनों में 10 10 पिक्सल की मार्जिन है। ठीक है, तो इस तरीके से कंपोनेंट बनते हैं। अब चिल्ड्रन के को हम यूज़ करके उसके अंदर हम बता सकते हैं कि इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो, उसको इसमें रैप कर दो डिव में, इस स्टाइल के साथ। आगे हम टेलवेंट सीएसएस वगैरह भी पढ़ेंगे, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि हम और ज़्यादा स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं। इनको अलग फोल्डर बना के पूरी कंपोनेंट की हम लिस्ट बनाएंगे अलग अलग तरीके से। फिलहाल के लिए हमारे पास इतने तरीक़ों से हम ऐसे कंपोनेंट बना सकते हैं। ये फंक्शनल कंपोनेंट है जिनको हम कॉन्स्ट बटन इक्वल्स टू करके हमने बनाया, एक में हमने फंक्शन लिख के बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब एक दो चीज़ और पढ़ लेते हैं, जैसे कि इसमें वेरिएबल कैसे बनाते हैं, जो कि स्टेट लेवल के वेरिएबल्स होते हैं। अब मैं वापस से ऐप में आ जाता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे कॉन्स्ट, पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं बताऊँगा कि वेरिएबल बनाना कैसे है। नेम कॉमा सेट नेम इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यहाँ पे बन। अब ये क्या होगा, यूज स्टेट एक हुक है। ठीक है, जावा इसमें रिएक्ट में बहुत सारे हुक होते हैं, जैसे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, और भी काफ़ी हैं, यूज पैरम्स, ऐसे करके। ज़्यादातर हुक्स के नाम यूज से स्टार्ट होंगे। कुछ जब हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं कि भाई इस तरीके से ही चीज़ें बनाओ। जैसे कंपोनेंट में हमेशा हम पहला लेटर बड़ा रखते हैं, कैप्स रखते हैं। उससे क्या देखते ही पता लग जाता है कि ये कंपोनेंट है। कंपोनेंट की फाइल का नाम भी इस तरीके से रखते हैं हम। दूसरी चीज़ है कि अगर हम कोई हुक अपना कस्टम बना रहे हैं, ये तो बने बनाए हुक है, तो उसमें यूज से हम उसको स्टार्ट करें, उसका नाम जैसे यूज स्टेट, यूज रेफ, इस तरीके से ये बने बने कंपोनेंट, मतलब बने बने हुए ही पहले से प्री बिल्ड हुक्स हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली इसी तरीके से बनाना चाहिए हमें। अगेन ये रिटर्न करता है एक एरे, जो कि ये है। ठीक है, और एरे में पहले इंडेक्स पे होता है उसका जो एक्चुअल करंट वैल्यू है, और दूसरे इंडेक्स पे होता है हमारे पास क्या, दूसरे इंडेक्स पे होता है कि हम
वो फंक्शन जिससे हम वो वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये इस तरीके से बना हुआ है। तो अब नेम, अगर यहाँ पे हमने कॉन्स्ट नेम कोमा सेट नेम कर दिया, तो नेम तो बेसिकली वेरिएबल हो गया या एक कांस्टेंट हो गया बेसिकली, जिसमें हमारी वैल्यू आएगी। सेट नेम, इसमें नेम में वैल्यू मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होता है। जैसे इनिशियल, और इनिशियल वैल्यू हम देते हैं यूज स्टेट के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे दे दिया ब्लैंक, यानी स्ट्रिंग टाइप की ब्लैंक वैल्यू हो गई। ठीक है, टाइप यहीं से डिफाइन हो जाता है। वरना हम ऐसे करके भी स्ट्रिंग यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं। यहाँ पर कर ले, इन एंगुलर ब्रैकेट के बीच में हम कुछ भी लिख देंगे तो पता लग जाएगा कि किस टाइप की वैल्यू होगी। अगर मैं यहाँ पर नंबर लिख दूंगा तो तुरंत एरर आने लगेगी कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग क्यों लिखा हुआ है, यहाँ नंबर लिखो। तो यहाँ पर नंबर से इनिशियलाइज करना पड़ेगा हमें। अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ तो ये नेवर रहेगी वैल्यू, मतलब कि अनडिफाइंड इसका टाइप है फिलहाल के लिए, अनडिफाइंड वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया, बट क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया यूज स्टेट के अंदर मैंने। अब स्ट्रिंग से पता लग गया कि नेम और सेट नेम में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आएगी, और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू देते हैं हम, जो कि मैंने ब्लैंक दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेम प्रिंट करा के देखते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एक डिव बना लेते हैं। यहाँ पे मैं एक पी में लिखता हूँ नेम। ठीक है, और एक पी के अंदर ये नेम हम प्रिंट करा लेंगे, यानी ऐसे शो करा देंगे, तो नेम और नेम। तो यहाँ पे, यहाँ देखो नेम, इसका कलर मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, जैसे ग्रीन येलो की जगह येलो ग्रीन, जहाँ वाइट दिख जाए, या मैं ब्लैक करता हूँ। अलग अलग कलर आ रहे हैं, ब्लैक ही कर देता है। तो ये नेम अभी के लिए ब्लैंक आ रहा है। अगर मैं इनिशियल वैल्यू यहाँ पे कुछ रख दूँ, इसकी स्ट्रिंग में मैं लिखूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नेम लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब मैं नेम को बोल्ड में कर देता हूँ, यानी स्ट्रॉन्ग वाले कॉम्प इसमें आइटम्स में कर देता हूँ, स्ट्रॉन्ग वाले टैग यूज़ कर लिया HTML का। तो यहाँ पे देखो बोल्ड में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ऐसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ कि इसमें ये नेम चेंज हो जाए, तो बेसिकली क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे बटन बनाए पहले से ही कुछ। ठीक है, इन्हीं बटनों को यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे, पहले मुझे बताना पड़ेगा कि इस बटन में क्या क्या होगा, या फिर मैं इसको अभी अपने नॉर्मल बटन यूज़ कर लेते हैं ताकि समझ में सही आए। ये बटन है, मैं लिखा चेंज नेम टू हेलो वर्ल्ड, पहला ये रख लेते हैं। दूसरा हम रखते हैं बटन चेंज नेम टू वेलकम टू रिएक्ट। ठीक है, तीसरा बटन, तीसरा बटन रख लेते हैं चेंज नेम टू शादाब सैफी। ठीक है, ये तीन मैंने बटन बना लिए। अब ये बटन, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये तीन बटन बन गए यहाँ पे। ठीक है, अब इनके क्लिक पे क्या करना है, हमें ये नाम चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे ऐसे फंक्शन बनाऊंगा, और यहाँ पे सेट नेम क्या रख दूंगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन क्लिक इक्वल्स टू, और ये एरो फंक्शन के साथ कर्ली ब्रैकेट्स के साथ मैंने सेट नेम लिख दिया। तो यहाँ पे हो गया। अब सब में यही कर देते हैं, ऑन क्लिक एरो फंक्शन के साथ कर्ली ब्रैकेट एंड देन सेट नेम, और ये क्या है हमारा बेसिकली वेलकम टू रिएक्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें वेलकम टू रिएक्ट हमने चेंज नेम करा था। तीसरे में मैं करता हूँ ऑन क्लिक इक्वल्स टू, यहाँ एरो फंक्शन के साथ कर्ली ब्रैकेट एंड देन सेट नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे शादाब सैफी। ठीक है, चारों बटन मैंने यूज़ कर लिए। और इसमें सेट नेम, अब देखेंगे हम जैसे जैसे मैं बटन क्लिक करूँगा यहाँ पे नेम चेंज हो जाएगा। अब रिएक्ट में क्या है, मैं जावास्क्रिप्ट की तरह वापस से इसमें डाल, कुछ भी हमने ऐसे स्क्रिप्ट के थ्रू नहीं ऐड करना होता। हमने एक बार ले लिया, ये हुक का यही काम होता है कि जैसे ही मैं यहाँ चेंज करूँगा, इस वेरिएबल इसमें नेम कांस्टेंट में चेंज हो जाएगा, और
जहाँ जहाँ मैंने यूज़ कर रखा वहाँ पे अपडेट हो जाएगा ये सब। तो लाइव करके देखते हैं। अब ये हेलो वर्ल्ड, मैंने लिखा चेंज नेम टू हेलो वर्ल्ड ही है। चेंज नेम टू वेलकम टू रिएक्ट। तो यहाँ पे ओके, वेलकम की स्पेलिंग गलत हो गई, वेलकम टू रिएक्ट। ठीक है, तो वेलकम टू रिएक्ट आ गया। चेंज नेम टू शादाब से भी क्लिक किया, शादाब से भी चेंज हो गया। तो यही हमारा यूज स्टेट का काम होता है। वो ये तब तक चेंज रहेगा जब तक हम रिफ्रेश नहीं कर लेते या दूसरे पेज पे शिफ्ट नहीं हो जाता है। अगर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो वापस से रीसेट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, जो कि हमने इनिशियल वैल्यू दी थी। यहाँ पे इसको कर देता हूँ इनिशियल वैल्यू हियर। तो मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ आएगा इनिशियल वैल्यू हियर। बट मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ चेंज नेम टू हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड हमारा चेंज हो जाएगा वेरिएबल। अब मैं करता हूँ चेंज नेम टू वेलकम टू रिएक्ट, तो ये चेंज नेम टू वेलकम टू रिएक्ट आ गया। यहाँ पे क्लिक किया, सादा से भी चेंज हो गया। तो बेसिकली यही हमारा यूज स्टेट का काम होता है। और मैक्सिमम टाइम तो हम लोग यूज स्टेट का यूज़ ही करोगे, क्योंकि हमेशा ये यूज़ होता है और इसको बार बार यूज़ करते रहना पड़ता है। तो ये अच्छे से और समझ लो। सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे फर्स्ट एक एरे जो हम रिटर्न करता है यूज स्टेट, उसको कैप्चर करेंगे, यानी ऐसा एरे बनाएंगे। फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा होगा नेम, या जो भी उसका वेरिएबल का नाम रखना चाहते हो, और उसका फंक्शन। जैसे ये सेट नेम है, तो अगर इसमें इसको सेट नेम कर दूं और हर जगह मैं सेट नेम यूज़ कर लूँ, ये रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये इजीली चल रहा है। बट एक रिएक्ट के नॉर्म्स हैं कि हाँ भाई इस तरीके से हम फंक्शन बनाएंगे। तो बेसिकली ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ऐसे होता है, जो सेट के बाद जो भी हमारे वेरिएबल का नाम है जो भी हमने लिया है, इसका कैप्स से स्टार्ट करते हैं, यानी एन कैप्स और नेम पूरा ऐसे लिखेंगे। तो नेम को इस तरीके से लिखेंगे सेट के साथ। इसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ, चेंज नेम ऐसे लिख दूंगा ना, तो भी काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर चेंज नेम कर देता हूँ, तो भी यहाँ काम कर रहा है, ये रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बट एक तरीका होता है हमारे यूज़ करने का। तो इसी तरीके से हम करेंगे कि जो भी वेरिएबल यहाँ पर लिखेंगे उसको सेट करके और उसको कैप से स्टार्ट करके इसका फर्स्ट लेटर एंड देन लिखेंगे। तो ये एक तरीका होता है। बाकी हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमें आगे अगर हम जब कोड बहुत बड़ा हो जाएगा हमें पता होगा कि सेट नेम है, मतलब नेम का ये सेटर है। नेम को कब की जो नेम वेरिएबल है हमारे पास, उसकी वैल्यू चेंज करने के लिए फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम यूज स्टेट का यूज़ करते हैं। अब जैसे एक चीज़ और कर लेते हैं कि यूज़ इफेक्ट भी हमारे पास होता है। बट आई थिंक आज के लिए इस वीडियो में हम यूज़ स्टेट तक ही रखते हैं। इसको अच्छे से रिवाइज करो और भी कुछ कुछ ऐसे बटन बना बना के देखो, फंक्शंस बनाओ अलग अलग तरीके से। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर हम इन फंक्शंस को बाहर फाइल में बनाना चाहें और यहाँ यूज़ करना चाहें, तो हम क्या करेंगे, सोर्स में एक नई फाइल बनाएंगे, कंपोनेंट, एक एक करके बना लेता हूँ। जैसे मैं कार्ड कंपोनेंट अलग बना लेता हूँ, कार्ड, ठीक है, डॉट टी एस एक्स, ठीक है, बना लिया। अब इसका पूरा कार्ड का ये कॉपी पेस्ट करके मैं इसको बाहर शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये सही हो गया। अब यहाँ पे हमने यूज़ कर रखा है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने बना लिया, बाहर शिफ्ट कर दिया। बस एक चीज़ करनी है, मैं लिखना एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और उस कार्ड का नाम, मतलब उस कंपोनेंट का नाम। अब इससे क्या होगा कि ये हम बाहर भी यूज़ कर पाएंगे कहीं दूसरी फाइल में। तो यहाँ पे कार्ड कंपोनेंट में बना लिया, इसको बेसिकली एक फोल्डर के अंदर और पुट कर देते हैं। मैंने लिखा कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, ठीक है, और उसके अंदर हम इसको शिफ्ट कर देंगे कार्ड को, ताकि हमें पता रहे कि कंपोनेंट है। तो एक कार्ड कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर अब यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करेंगे। पहले कैसे, इंपोर्ट, मैंने लिखा कार्ड फ्रॉम, यहाँ पे ऐसे करके डॉट ये कंपोनेंट्स के अंदर कार्ड कंपोनेंट, ये आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट किया कार्ड, क्योंकि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नाम हमारा कार्ड ही है, ठीक है। और कहाँ से, उस फाइल में से, कंपोनेंट्स के अंदर, और ये कार्ड फाइल है, तो ये हो गया। और इस कार्ड को हम एज इट इज़ यूज तो सिंपल सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये उस तरीके से है कि अगर हम विद इन फाइल बनाना चाहें या फिर दूसरी फाइल में बनाना चाहें, पर हमेशा अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग फाइल में बनाते हैं, ताकि यूज़ करने में आसानी हो और हमें पता रहे कि हाँ भाई किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं।
तो ये बेसिकली हमारा था जो पूरा स्ट्रक्चर है रिएक्ट का इनिशियल। ऐसे हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि यूज स्टेट के बारे में, कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।